हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय वैपिन। तो फाइनली गाइस, आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई मूवी अवतार के बारे में। यह मूवी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अवतार का दूसरा पार्ट यानी कि अवतार 2 जो कि रिलीज हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि अवतार 2 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं अवतार मूवी का एक्सप्लेन करूँ। हॉलीवुड की मेरी पहली मूवी है जो की मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना देर किए आते हैं कहानी के मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो कहानी शुरू होती है सन 2129 में। यहाँ की आबादी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। खाने पीने की नौबत आ चुकी है। सभी तरीके की रिसोर्सेस खत्म होने लगी हैं, लेकिन फिर भी तकनीकी दौर आगे बढ़ रहा है। 2129 में ट्रेवलिंग की रिसोर्सेस बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए उनके लिए यूज किया जाता है एक ऑप्टेनियम नामक की धातु, जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलता है, वह मिलता है पेंडोरा पर। फिर हमें दिखाया जाता है कहानी का लीड कैरेक्टर जिसका नाम है जैक सुले। जैक सुले अपने पैरों से अपाहिज है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वह पहले नौसेना का एक सैनिक हुआ करता था। जैक सुले का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था टॉम सुले, जिसे वह टॉमी कहकर पुकारता था। बेसिकली टॉमी एक वैज्ञानिक था जो कि RDA यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एडिशन कंपनी में काम करता था। इस कंपनी का बेसिकली काम था कि यह दूसरे प्लेनेट पर जाएं और वहां पर ऑप्टेनियम नामक पत्थर को लेकर आएं। अपने एनर्जी के सोर्स में काम करते थे, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने चंद पैसों के लिए टॉमी का कत्ल कर दिया। जो कि टॉमी पर लगाया था वह वेस्ट होने वाला था। वहां के लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम उसके जुड़वा भाई को अपने ऑपरेशन में काम ले लें। तभी उसके पास जाकर उसे बताते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे भाई को जान से मार दिए, लेकिन उसके ऊपर हमारी कंपनी यानी कि RDA की काफी ज्यादा पैसा लगा था। अगर तुम चाहो तो उसकी जगह ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर और तुम्हारे DNA भी तुम्हारे भाई के साथ काफी मैच कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही काम का बात है। अगर तुम्हारा साथ दोगे तुम्हें एक अच्छी लाइफ और बहुत ज्यादा रोकड़ा देंगे। और फाइनली उन लोगों का बात जैक मान लेता है। फिर कहानी शुरू होती है 5 साल 9 महीने और 22 दिन। यह पूरा सफर करयान के अंदर बिताया जाता है, जिसके अंदर जैक एक हाइबर स्लीपिंग में होता है। इस स्लीप में होने की वजह से 6 सालों में जैक की बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि जैक जिस एज में पृथ्वी से निकला होता है सेम उसी एज में ही वहाँ पर अपने आप को पाता है। और साथ ही वहाँ पर जैक की तरह से काफी सोल्जर्स भी होते हैं जो कि पृथ्वी से उठाए हुए होते हैं। बेसिकली ये सब नाम के सैनिक होते हैं जो कि पैसों की खातिर अपने जान का परवाह किए बिना वहाँ पर रहते हैं। जैसे ही वहाँ पर सारे सोल्जर्स पेंडोरा पर उतरते हैं तो उनके सीनियर उसे कहते हैं कि पेंडोरा हवा आपको जान ले सकती है, इसलिए वहाँ पर हर वक्त मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर डेंसिटी 30% कम है, जो कि आप सभी के लिए जान का खतरा बन सकता है। वहाँ पर जैक पेंडोरा का इंडक्शन रूम में पहुँचता है, जहाँ पर कहानी का मेन विलन जिसका नाम होता है क्लोनर कोरेज वहाँ सभी मौजूद सोल्जर्स को स्पीच देता है और यह बताता है कि मैं 10 बड़े बड़े अभियानों में काम किया हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक भी खरोच नहीं लगी है। लेकिन यहाँ पेंडोरा पर आने के बाद मैं एक नए सैनिक की तरह जख्मी हो गया था। जैसा आपने सोचा था वैसा पेंडोरा यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की नेचर, यहाँ की क्रिएचर पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे रूल्स को फॉलो करो। मेरा काम है आप लोग जिंदगी और अभियान खत्म होने के बाद आप लोगों को जिंदा घर पहुँचाना। मैं सभी लोगों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए आप सभी को मेरा साथ देना होगा इस पेंडोरा पर अपना जीवन जीने के लिए। फिर वहाँ पर जैक की मुलाकात नॉर्म से होती है। नॉर्मी बेसिकली एक साइंटिस्ट होती है और उसका काम ये होता है कि वह अवतार बनकर उन लोगों से घुलता मिलता है जो कि पेंडोरा के ही लोग होते हैं। वहाँ पर पेंडोरा के लोगों को नावी कहा जाता है और इंसानों और नाभियों को DNA मिलाकर एक अवतार बनाता है, जो कि पृथ्वी से ही बनाकर पेंडोरा तक ले जाया जाता है। इसके लिए काफी मिलियंस का खर्चा होता है और यही कारण था कि जैक को टॉम के जगह पर अप्लाई किया गया था, क्योंकि उसका DNA अपने भाई के साथ काफी ज्यादा मैच करता था। वहीं पर जैक की मुलाकात साइंटिस्ट का लीडर जिसका नाम होता है ग्रीस ऑगस्टीन। दरअसल ग्रीस ऑगस्टीन काफी समय से नाभियों के साथ रहा करती थी, उन्हें सिखाती थी पढ़ना लिखना और अपनी भाषा को। लेकिन जब जैक को अपने टीम में देखती है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे नव सैनिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे साइंटिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि टॉम एक सैनिक था। जब पता चलता है कि उसके जगह पर एक ऐसे इंसान को लेकर आया है जो कि अपाहिज है और साथ में नव सैनिक जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि इस जगह पर किस तरह से जीना है, क्योंकि टॉम इस जगह पर आने के लिए काफी समय तक प्रैक्टिस की थी पृथ्वी पर। इन्हीं बातों से नाराज होकर पूरे अभियान के हेड पार्क के पास पहुँचती है और उससे कहती है तुमने मुझे इस अपाहिज को क्यों ही चुना, बल्कि यह तो एक साइंटिस्ट भी
नहीं है। पार्कर वहाँ उसे बताता है कि ऑलरेडी इस अभियान में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है और हमारा मेन काम है अनअब्टेनियम को पाना। अनअब्टेनियम जो कि एक पत्थर है जिसका 1 किलो दुनिया में 100 करोड़ रुपए के बराबर है। इस अभियान का खर्चा और इस ऑपरेशन का खर्चा और साथ ही तुम्हारे साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा सब कुछ इस पत्थर से ही निकलता है। हमारा मेन काम है माइनिंग करना है। एक तरीके से अच्छी बात यह है कि तुम्हारे साथ एक नौसैनिक रहेगा क्योंकि इसके पास वो सारी की सारी नॉलेज है जो सैनिक के पास होनी चाहिए अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ के लोग तुम्हारे बातों को नहीं समझ पाते। हालांकि ग्रेस उसके खिलाफ होती है लेकिन पार्कर के समझाने के बाद वह मान जाती है और फिर शुरुआत होती है कि बॉडी को अवतार के ट्रांसफर करने के लिए उसे एक हाइपर स्लीप में सुला दिया जाता है जहाँ पर उसके दिमाग को अवतार से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही उसका दिमाग अवतार से कनेक्ट होता है तो वह जाग कर अपने आप को देखता है जो कि वह बिल्कुल नीला हो जाता है और उसका साइज भी इंसानों से काफी ज्यादा बढ़ जाता है जो कि टोटल 3 मीटर लेंथ का बड़ा हो जाता है। वह खड़ा होने का कोशिश करता है लेकिन लड़खड़ाता है। वहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट उसे बैठने के लिए कहते हैं क्योंकि अब जैक के पास आ जाते हैं उसकी असली पैर जिनकी मदद से वह चल सकता है, घूम सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है और इसी वजह से वह अपनी खुशी को संभाल नहीं पाता है और उस लैब से बाहर निकलने लगता है। सभी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह अपने नए पैरों को पाने की खुशी में वह बयां नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से वह वहां से बाहर निकलकर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये अनबिलीवेबल है क्योंकि ऐसा एहसास आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अवतार जो भी होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में हाइपर स्लीपिंग में होते हैं। अदरवाइज अगर इंसान जग जाता है तो अवतार हो जाता है और अवतार को जगाने के लिए फिर से हाइपर स्लीपिंग में जाना पड़ता है। एक दिन क्वायरेट जैक को अपने पास में बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड बनाया है, तुम तो काफी होनहार सैनिक हो। जब मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे पता चला तुम बड़े बड़े अभियान में काम किए हो जो कि अभियान में अपना पैर खो दिए हो। क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगे? तो जैक पूछता है आखिर कैसा सौदा। तब वहाँ पर वह उसे प्लान बताता है कि आज से पहले साइंटिस्ट ने उन लोगों के साथ केवल टाइम बिताया है, उनके पास इतना सारा ऑब्टेनियम है उन्हें पता भी नहीं लेकिन मैं उन्हें चाहता हूँ कि उन लोगों को उन जगह से हटा दूं और वहाँ से सारा ऑब्टेनियम हड़प लूं। लेकिन मुझे इस काम में तुम्हारी मदद लगेगी क्योंकि साइंटिस्ट के माइंड को एक्सेस नहीं कर सकता लेकिन तुम मेरी बातों को समझोगे। तुम्हारा काम यह है कि उन लोगों में घुलना मिलना, उनके बातों को समझना, उनकी बातों को समझो, उनकी लैंग्वेज को समझो और जब जिस दिन मौका आए तो उन लोगों को उस जगह से हटा दो जहां पर ऑब्टेनियम काफी ज्यादा भारी मात्रा में मौजूद है क्योंकि वहां पर हम अपने लोगों को भेजकर वहां पर माइनिंग कराएं और उन ऑब्टेनियम को जमीन से बाहर निकाल सकें और इस बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी असली टांगें भी लौटा दूंगा। इस बात को सुनकर जैक काफी खुश हो जाता है और उसके साथ डील पक्की कर लेता है। अगले दिन जैक को पेंडोरा के दौरे पर निकाला जाता है जहां पर एक शानदार दुनिया और उसके सामने होती है। सब कुछ हरा हरा एकदम और बहुत ही बेहतरीन लगता है। पेंडोरा की इस दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में वह खो गया है। फिर उनका हेलीकॉप्टर एक जगह पर लैंड होता है। फिर वह कहता है कि यहाँ पर हम कुछ जमीनी नमूने लेने आए हैं। यहाँ पर हमें पता करने आए हैं कि आखिर यह पेड़ आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं। आखिर में हम जानना चाहते हैं कि यह कैसे कर लेते हैं। और वहाँ पर जब दोनों नमूने ले रहे होते हैं तब वहाँ पर जैक जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। वह एक सुंदर पौधे के पास जाता है। जैसे ही उस पौधे को टच करता है वह एकदम से बंद हो जाता है लेकिन और पौधों को टच करता है तो वहाँ मौजूद वहाँ के सारे पौधे चुपकर बंद हो जाते हैं। लेकिन वह यहीं पर गलती कर जाता है। पेंडोरा का एक गेंडा सामने आ जाता है और उसे बचकर एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब वो अगस्तीन से पूछता है कि मैं क्या करूं। फिर अगस्तीन बताती है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम जहां खड़ा हो वहीं पर खड़े रहना। धीरे धीरे गेंडा उसके सामने आने लगता है लेकिन जैक सोचता है कि मैं इसके ऊपर वार नहीं करूंगा तो वह मुझे जान से मार देगा। फिर भी वह चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है और थोड़ी ही देर में जब गेंडा उसके पास आता है जाकर सामने से हट जाता है तो जैक चिल्लाने लगता है कि आप हट गई, यहाँ से भाग गई। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पेंडोरा का चीता जो कि बहुत ज्यादा खूंखार होता है और उसे बचने के लिए कोशिश करता है।
उससे पूछता है कि मैं क्या करूँ। फिर अगस्टिन से बताती है कि तुम जितना तेज हो सके उतना ही तेज भागो, और भागते भागते अपने जान को बचाने के लिए वहाँ से निकलता है। वहाँ की झाड़ियाँ, वहाँ की पेड़ों को इस्तेमाल करता है, उनके बीच से निकलता है। लेकिन वह चीता बहुत ही ज्यादा चालाक और तेज होता है, छिपने वाले हर जगह को वह तबाह कर देता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब वहाँ पर उसकी बंदूक भी छीन लेता है। वहाँ पर अपनी जान बचाकर भागता है। फिर वह झरने के पास पहुँचता है और वहाँ झरने से कूद जाता है, और चीता उसे चाहकर भी नहीं पकड़ पाता है। जैसे ही वह जैक वहाँ से कूद जाता है तो अपने लोगों से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। यहाँ की जैक एक सैनिक था जो कि जंगल में रहने की तौर तरीके काफी अच्छी तरह से आते थे, और इसीलिए वह सबसे पहले अपने बचाव के लिए एक नुकीला भाला तैयार करता है। वहाँ की वह लकड़ी छीलता है और एक औजार तैयार करता है, और वहाँ पर रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने लगता है। वहीं दूसरे ओर नजर रख रही होती है वहाँ की एक शिकारी जिसका नाम होता है निटीरी, और उस पर वह तीर चलाने वाली ही होती है। तभी वहाँ उस पेंडोरा का एक पवित्र आत्मा और उसके तीर को रोकने की कोशिश करती है। जब निटीरी यह देखती है कि पवित्र आत्मा उसे चुना है तो इसीलिए वह अपने धनुष को नीचे कर लेती है और उस पर वार नहीं करती है। धीरे धीरे रात हो जाती है और जैक अपने आप को बचाने के लिए आग जलाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है। बेसिकली वह आवाज़ें होती है जंगली कुत्तों की जो कि पेंडोरा के होते हैं। जब वह जैक को वहाँ पाते हैं तो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैक पहले तो उन्हें काफ़ी हटाता है, काफ़ी अपना बचाने का कोशिश करता है, लेकिन उनकी तादाद जैसे ही ज़्यादा हो जाती है तो वह उनसे लड़ने लगता है और कहता है आओ मुझसे लड़ो, और कौन लड़ना चाहता है। फिर एक एक करके उन जंगली कुत्ते हमला करने लगते हैं। जैक जमकर उनसे सामना करता है और एक एक को पटक पटक कर मारता है। जब एक बड़ा और खूंखार कुत्ता उसके सामने आ जाता है तो वहाँ पर पहुंची है निटीरी उसकी जान बचाने के लिए, और वह दोनों मिलकर वहाँ पर सभी जानवरों कुत्तों को वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन उसी बीच एक जंगली कुत्ता जख्मी हो जाता है। तब उसे उसके दर्द से निजात पाने के लिए निटीरी वहां पर पहुंचती है और अपने चाकू से उसका कत्ल कर देती है, और साथ ही प्रार्थना करती है कि हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। और जैक उसकी शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरी जान चली जाती। तब वह निटीरी वहां पर उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, यह सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर तुम आज नहीं होती तो इस बेजुबान की जान नहीं जाती। तब जैक बोलता है कि पहले मैं नहीं, इन्होंने शुरुआत की थी। अगर तुम्हें इतनी ही लोगों की जान की प्यारी तो तुम मुझे बचाई ही क्यों। तब वहाँ पर निटीरी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्माओं ने चुना था। और थोड़ी ही देर में देखते देखते वहाँ काफ़ी सारी पवित्र आत्माएं आ जाती हैं और उसके शरीर पर बैठने लगती हैं। इसकी वजह से जैक की शरीर की सारी घाव अपने आप मिटने लगती है। इस बात से जैक और निटीरी दोनों बहुत ही हैरान होते हैं। फिर निटीरी वहाँ से निकल जाती है और वह कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, और जैक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कबीले के लोग यानी कि ओमेटिकाया के लोग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर में यह कौन है, जितना जल्दी हो सके सरदार के पास पेश करना चाहिए। और वहाँ से सभी लोग जैक को पकड़कर उनके सरदार के पास ले जाने लगते हैं, जिसका नाम होता है एदुका, और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है मुआत। वह दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आसमानी लोगों का आना यहाँ पर मना है। तो जैक वहाँ पर कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं आप में से हूँ। तब रानी कहती तुमसे पहले एक ग्रेस नामक औरत आई थी जो कि सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी भाषा समझाया, लेकिन कुछ लोग हमारा बुरा चाहते हैं। उन्होंने हम पर गोलियां चलाई, उन्हें हमारा नुकसान की, उन्होंने हमारा पत्थर चुरा कर ले गया। तब जैक उन्हें समझाता है और कहता है नहीं, मैं आप ही की तरह से हूँ, मैं आप ही की तरह से मिलना चाहता हूँ, मैं आपकी शिक्षा को सीखना चाहता हूँ। जिस तरह से आप लोगों के पास कलाएं हैं, मैं आप शिकार करने की, मैं आपकी शानदार कला को सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी तरह बनाएंगे? जैक की बात सुनकर डिसाइड करते हैं कि उसे सब कुछ सिखाएंगे जो कि ओमेटिकाया के लोग करते हैं, जो कि एक नाभिक को सीखना चाहिए। और इसी बात से उन्हें ट्यूरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से ना इसको नाभी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हें वो सब कुछ सिखाओगी जो कि एक नाभिक को होने के लिए जरूरी होता है। पहले तो वह उसे वहाँ के ड्रेस पहनाते हैं, उसके बाद उसे खाना खिलाते हैं और रात को एक बड़े से कुल ब्रिज के अंदर वह सो जाते हैं। जो जैसे ही वह सोता है वह इधर अपने इंसान रूप में जाग जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम रात तक वहाँ पर जिंदा कैसे रहे, क्योंकि वहाँ पर 6 घंटा निकालना बहुत बड़ी बात होती है और तुम कैसे रुक पाए।
आखिर तुमने वहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर किया। जैक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता है और वह कहता है कि मैं उनमें से एक होने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ का राजा और रानी ने मुझे इजाज़त दे दिया है कि मैं उन्हीं की तरह से सीख सकता हूँ और उन्हीं की तरह से बन सकता हूँ। इन बात से सारी टीम खुश होती है। वेरे जैक को बुलाता है और कहता है तुम्हारा काम वहाँ पर मिलजुल कर रहना नहीं, तुम्हारा काम है हमारा एक संदेश उन तक पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोगों को आगाह करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है। तुम जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी इस पेड़ को खाली कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर माइनिंग करना। और उन लोगों ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो मेरे पास एक दूसरा भी तरीका है, जो कि अपने बंदूकों के जरिए उन सबको खदेड़ देना। तब वहाँ पर जैक उसे रोकता है और कहता है कि अब मैं भी उनमें से एक हो गया हूँ, क्योंकि वह लोग अपनी रीति रिवाज सिखा रहे हैं। अगर आप मुझे मौका दे तो उनमें से एक बनकर उनका विश्वास जीत लूंगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो सभी लोग मेरी बात को मानेंगे। आपको अपने बंदूक का यूज करने की मौका नहीं देना चाहता, इसलिए आप मुझे टाइम दें और मुझे अपना काम करने दें। जैक उन लोगों के साथ मिलकर रोज रोज नई चीजें सीखने लगता है, किस तरह से शिकार किया जाता है, किस तरह से उन पेड़ों पर झूला जाता है जो कि विशाल होते हैं, किस तरह से वहाँ का खाना पीना होता है, किस तरह से वहाँ पर बातें करी जाती है। धीरे धीरे करके उसकी टांगें मजबूत होने लगती है और हर दिन एक ऊंचाइयों को छूता रहता है। फिर नेटेरी उसे घुड़सवारी के लिए लेकर जाती है और कहती है कि एक नाविक बनने के लिए घुड़सवारी आना बहुत ही जरूरी है। तुम्हें बस अपना एक घोड़ा चुनना है और उस पर सवार हो जाना है, और तुम्हें अपनी चोटी को उसके चोटी से मिला देना है, जिसकी वजह से तुम दोनों का मन एक हो जाएगा। यह बात सुनकर जैक उस घोड़े पर बैठ जाता है और उसके चोटी को और अपने चोटी को मिलाकर दोनों के मनों को एक करने की कोशिश करता है, मगर वह घोड़ा वहाँ से बिदक जाता है, जिसकी वजह से जैक नीचे गिर जाता है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और सभी लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर बारी आती है एक असली टेस्ट की। यहाँ पर जैक को एक विक्रांत चुनना होता है, जो कि एक उड़ने वाला ड्रैगन होता है। एक नावी अपने जिंदगी में एक ही विक्रांत चुन सकता है, और वह विक्रांत तभी तैयार होगा जब उन दोनों का मन एक होंगे। तब वहाँ पर जैक निटोरी से पूछता है फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने मुझे चुना है। फिर निटोरी बताती है तुम्हें जान से मारना चाहेगा, और इसी बात को सुनकर जैक अपने मन में जोश जगाता है, एक विक्रांत को चुनने का कोशिश करता है। कई विक्रांत वहां से भाग जाते हैं और कई विक्रांत उसे डरा कर पीछे कर देते हैं, पर फाइनली एक विक्रांत की नजर उस पर पड़ता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तब जैक समझ जाता है कि यह वही है जो कि मुझे चुना है, इसके साथ अपना संबंध बढ़ाना होगा। तभी वह अपना जान लगाता है उस विक्रांत को अपना बनाने के लिए। वह उसका मुंह दबोच देता है, उससे अपनी चोटी जोड़ देता है। फाइनली विक्रांत उसका हो जाता है। नेटेरी कहती है कि तुम्हें अपना संबंध और ताकत बनाने के लिए अपनी पहली उड़ान भरना होगा। कुछ जाओ और अपने उड़ान का मजा लो। तब दिखा जाता है इस मूवी का बहुत ही आइकॉनिक, जहाँ पर जैक अपनी पहली उड़ान भरता है अपने विक्रांत के साथ। उसके बाद नेटेरी के साथ उसका संबंध और भी बढ़ जाता है और वह दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते हैं और हर चीज को साथ में किया करते हैं। एक दिन वह दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे सबसे बड़ा विक्रांत, जिसका नाम होता है तौरुक विक्रांत, जो कि उनके पीछे पड़ जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, मगर वह दोनों अपनी जान को बचाने के लिए जंगल में घुस जाते हैं। बड़ी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं और बहुत ही तेज होता है, फिर भी उनका पीछा करता है। फाइनली जैक अपने सैन्य दिमाग से एक ऐसे पेड़ के बीच से निकलता है जिसकी तना बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, और इसी वजह से तौरुक वहां से निकल नहीं पाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। तब जैक नेटेरी से पूछता है कि आखिर में क्या था। तब नेटेरी बताती है कि हमारे इतिहास में आज तक सिर्फ 5 ही जनों ने आज तक इसकी सवारी की है। तौरुक यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विक्रांत है, जिसके ताकत के आगे सभी झुकते हैं। जिसके पास यह विक्रांत होगा उसका ही शासन होगा। हमारे ओमेटिकाया के हिसाब से आज तक ऐसा 5 ही बार हुआ है, और यहीं पर सारी बातें जैक अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि आरडीए की कंपनी को सारे रिकॉर्ड चाहिए थी। एक साइंटिस्ट पेंडोरा में क्या क्या करता है, इन लोगों से मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, और वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों में क्या अंतर है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ओमेटिकाया का क्लीन यानी कि ओमेटिकाया का कबीला अपने में शामिल करने का तैयार होता है। अपनी रस्मों के अनुसार एक जाप करते हैं, जो कि अपने में शामिल किए गए एक नए सैनिक का स्वागत करते हैं, मानो कि जैक उन्हीं में से एक हो। इसके बाद नेटेरी जैक को एक ऐसे स्थान पर लेकर जाती है, का नाम होता है एवा देवी का ब्रिज। वहाँ पर काफी सारी लताएं होती हैं, जिनके साथ वह कनेक्ट करके
अपने पूर्वजों से बातें कर सकती हैं। फिर नीटेरी बताती है कि एक नाभिक जब अपनी पूरी परीक्षाओं को पास कर जाता है तब ईवा देवी उसे वरदान देती है और यह कहती है कि तुम मेरे में से एक लकड़ी को चुन लो जिसे तुम अपना एक धनुष बना लो और साथ ही इस कबीले के एक औरत को भी चुन सकते हो जिसे तुम चाहो। तो जैक बोलता है कि मैंने तो पहले ही चुन लिया था। इसके बाद उन दोनों के बीच इंटीमेट सीन होता है और यह सीन सीधा कनेक्ट होगा अवतार के पार्ट 2 में। और इन सब की बातों के बीच में वह भूल ही जाता है कि 3 महीने बीत चुके हैं। जब अगली सुबह उसका आंख खुलता है तो जैक को पता चलता है कि कोरेज की टीम ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के और टैंक के साथ वहां के लोगों को पेड़ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जैक यह नहीं चाहता था। जैक इस बात को जानता था कि वहाँ के कुल वृक्ष उन लोगों का घर है, उस पेड़ पर ही वह रहते हैं। अगर उस पेड़ को हटा दिया जाएगा तो वो नाविक आखिर में रहेंगे कहाँ। इस बात से वह उनके मशीन पर चढ़कर उसे कैमरे को तोड़ने लगता है और कोरेज भी देख लेता है कि जैक अब हम लोगों के खिलाफ है। वह जैक को हाइबर स्लीप से निकाल कर उसे जेल में बंद कर देता है और साथ ही कुल वृक्ष पर अपने बड़े बड़े मिसाइलों के साथ हमला करने लगता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा वृक्ष जमीन पर गिर जाता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है और नाभी अपने घर से बेघर हो जाती हैं और बहुत लोगों की जाने जाती हैं। इस बात से नरगिस को भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि अब वो भी जैक के साथ जेल में बंद है। लेकिन तभी उन लोगों की मदद करने के लिए उन सैनिकों में से एक सैनिक जिसका नाम होता है त्रुटि, वह वहां पर पहुंच के उन्हें जेल से निकाल देती है और कहती है कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। हमें पेंडोरा के झूलते हुए पहाड़ों पर किसी एक पहाड़ पर अपना कैंप लगाना होगा जहां पर हम सभी हाइबर स्लीप को रख सकें और आप दोनों जाकर उन्हें जल्दी से समझाना होगा कि इस जगह को आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफी सारे मासूम नाविक को जान से मार दिया जाएगा और वो जब तक वहाँ पर पहुँचे तब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उनका पूरा जंगल आग में धधक रहा था, लेकिन अब वो लोग घर से बेघर हो चुके थे और पूरी ओमेटिकाया के लोग दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वह कहते हैं कि अगर तुम ना होते तो हमारा आज ये हाल न होता, आज हमारे मासूम नाभियों की जाने न जाती। तब जैक वहाँ बताता है कि मैं आसमानी लोगों के साथ नहीं बल्कि आप लोगों के साथ। लेकिन सूते जो कि नीटेरी का पति होने वाला था वह बातों से बहुत गुस्सा होता है और उससे लड़ने लगता है। वह कहने लगता है कि ना तुम पहले हम लोगों की तरह से थे और ना ही तुम हो और ना ही तुम हम लोगों की तरह से बन सकते हो। और इसी बात से उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट भी होती है। मगर तब जैक उन्हें कहता है मैं अपने आप को साबित करने के लिए मैं वापस आऊंगा और वह वहाँ से चला जाता है। तब वह पहुँचता है वहाँ की सबसे खतरनाक जानवर जिसका नाम होता है तौरिक माकतून। वह आसमान का वह जीव होता है जिसकी ताकत के आगे सब झुकते हैं। सभी नावियों का विश्वास जीतने के लिए तौरिक माकतून की सवारी करने के लिए उसके साथ संबंध जोड़ना था। अगर वो ऐसा कर लेता है तो नावियों को विश्वास हो जाएगा। एक क्षण ऐसा आता है तौरिक माकतून के साथ उन लोगों के सामने खड़ा होता है। सभी लोग देखकर उसको हैरान हो जाते हैं और उसे पूजने लगते हैं क्योंकि आज से पहले इसी तरह से इतिहास में काफी सालों पहले हुआ था, लेकिन आज इस बात को दोहराया गया तो सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और सूते से बात करने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझे ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ हो। जैक उनके साथ होता है और उन लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और हिंदी में बात करता है। सूते उसके बातों को उन लोगों के भाषा में ट्रांसलेट करता है और नाभी की भाषा में बताता है। जैक उन लोगों से बताता है कि उन लोगों के पास बंदूकें, रोबोट और बड़े बड़े हवाई जहाजें हैं जिनमें बहुत सारे मिसाइल हैं। हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों के पास हिम्मत और जज्बात है। हम लोग डट के उन लोगों का सामना करेंगे, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। हम एक एक करके सभी नावियों, सभी ओमेटिकाया के साथ ही पेंडोरा के कबीलों को एक साथ में जोड़ेंगे और उन लोगों से अपनी रक्षा के लिए मदद मांगेंगे। वो सभी सैनिक जो कि आसमान में उड़ते हैं, जो कि जमीन के अंदर रहते हैं, उन सभी से मदद मांगेंगे और आसमानी लोगों को यह बता देंगे कि वो जितनी स्पीड से हम तक आए हैं उतनी ही स्पीड से वापस चले जाएं, नहीं तो उनका हाल काफी बुरा होने वाला है। यह बात को सुनकर सभी नावियों के मन में एक जज्बा जाग जाता है और उसकी मदद करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं इंसानी लोगों से लड़ने के लिए। रात को जैक ईवा के पास जाता है और अपनी मदद का गुहार लगाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम सब काफी नहीं है इंसानों को हराने के लिए, क्योंकि उनके हथियारों के सामने हमारे हथियार
कुछ भी नहीं है। आप हमारे बात को सुनिए ईवा माँ। मैं जानता हूँ कि आप पेंडोरा के सभी पेड़ हो, पौधा हो या फिर कोई जीव जंतु हो, आप सब में समाई हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? तभी उसके पीछे वहाँ पर न्यूटेरी आ जाती है और कहती है कि ऐसा खाना बेकार है, क्योंकि ईवा सिर्फ बातें सुनती है, उस पर रिएक्ट नहीं करती है। जैक कहता है कि आखिर मदद मांगने में क्या जाता है। शुरुआत होती है अगले दिन उस जंग की, जहाँ पर सभी सैनिक तैयार होते हैं गोला और बारूद लेकर उनको पेड़ों को नष्ट करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैक भी अपनी पूरी टीम को लेकर तैयार होता है उनसे मुकाबला करने के लिए। उसकी मदद करने के लिए पेंडोरा के सभी भिन्न भिन्न कबीले के लोग उसकी मदद करने के लिए चले आते हैं। कई कबीले आसमान से हमला करते हैं तो कई कबीले घुड़सवार होकर नीचे सैनिकों पर हमला करते हैं। तब शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे आइकॉनिक फाइट की, जहां पर दोनों ही टीमें आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। उनके बड़े बड़े इकरान उनके बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों पर हावी होते हैं और वह एक एक करके सभी हेलीकॉप्टरों को फोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीनी पर सैनिक उन सभी नावियों पर गोली चलाते हैं, लेकिन अब सब नावियों के पास भाले और तीर होते हैं, इसलिए वो लोग गोलियों का सामना नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उन लोगों की जाने जाने लगती है। तभी उनका मदद करने के लिए पहुंच जाती हैं पेंडोरा की गेंड़े, जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है और वह एक एक करके अपने सामने आए सभी सैनिकों को उड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। तब वहां न्यूटेरी को पता चलता है जो विश जैक ने ईवा माँ से मांगी थी वह उनकी सुन ली। ईवा माँ ने उन सभी को अपनी मदद के लिए बुला लिया जो उनकी मदद कर सकते थे। ऐसा करते करते हर एक सैनिक उनके रास्ते से हट जाता है। आखिरकार नाभी वो जंग को जीत जाते हैं, मगर दूसरी ओर कोरेज यह नहीं चाहता था। वह चाहता था अपना बदला पूरा करना। वह सोचता है कि जैक ने हमसे गद्दारी, जैसे वह जैक को नहीं छोड़ना चाहता और इसलिए वह अपने रोबोटिक आर्मर के अंदर आकर जैक से सामना करना शुरू कर देता है और उसे जान से मारने का कोशिश करता है। वहीं जैक भी उसका सामना करता है और उसके ऊपर प्रहार करता है और साथ ही अपने भाले से उसके हेलमेट को तोड़ देता है ताकि वह सांस न ले पाए। लेकिन तब भी कोरेज अपने ऑक्सीजन मास्क से सामना करना शुरू कर देता है। उन दोनों का सामना कर देख वहाँ पर न्यूटेरी पहुँच जाती है और एक तीर मार देती है सीधा कोरेज के दिल में, जिससे वह वहीं पर मारा जाता है और इसके साथ वह खत्म हो जाता है। मगर दूसरी ओर अवतार, जो कि जैक का अवतार वाला शरीर होता है, वो भी पूरी तरह से घायल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैक के असली शरीर को वहाँ की हवा खराब कर रही थी और इस बात को न्यूटेरी समझती है और सीधा उसके बीच में पहुंचकर एक मास्क पहना देती है, जिससे जैक की जान बच जाती है और यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ पर सभी नाविक का जान बच जाती है और इंसान भी उसका पीछे छोड़कर जाने लगते हैं और सभी नावी और सभी पेंडोरा डिसाइड करते हैं कि अब इंसान यहाँ पर नहीं रहेंगे। यहाँ पर कोई भी माइनिंग का काम और ज्यादा नहीं चलेगा, मगर कुछ लोग जो दिल के साफ हैं और दिल के अच्छे हैं वो अब भी यहाँ पर रह सकते हैं। और इसी के साथ जैक अपनी फाइनल एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मैं आज के बाद यह शरीर छोड़ने वाला हूँ। पेंडोरा के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं अपने ही जश्न में देर नहीं होना चाहता। और इसी के साथ हमें यह पता चलता है कि इस मूवी की एंडिंग में ईवा माँ देवी की ताकत से अब जैक अपने असली शरीर को अवतार के अंदर ट्रांसफर करा लिया है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट यानी कि अवतार 2 का एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।